मैं उन बदनसीब बच्चों में से हूँ जिनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मेरे घर में और कोई भी नहीं था जिसके सहारे मैं वहाँ पर रह लेती, इसलिए मुझे मेरे मामा जी अपने घर पर ले आए। पहले तो मामी ने बहुत मुँह बनाया कि इस मनहूस को यहाँ पर क्यों ले आए हो। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मुफ्त की नौकरानी ही मिल गई, और इस तरह मेरी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। मामा जी मुझसे प्यार तो करते थे क्योंकि मैं उनकी बहन की आखिरी निशानी थी, मगर अपने बच्चों के जितना नहीं। मेरे हिस्से में तो उनका बचा कुचा खाना और उनके उतरे हुए कपड़े ही आते थे। कभी मामी मुझे त्योहार पर भी नए कपड़े नहीं पहनाती थी। अपनी लड़कियों के छोटे हुए पुराने कपड़े ही देकर कहती थी कि ले पहन ले, अभी नए हैं ये कपड़े, एक दो बार ही पहने हैं बस। हर समय डांटना, झिड़कना, बस यही सब होता था मेरे साथ। मेरे मामा जी कभी कभार मामी के पीछे तो प्यार से बोल लेते थे, मगर उनके सामने वह भी नफ़रत से ही बात करते थे। मैं अकेले में बहुत रोया करती थी। मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम वैशाली रखा था, लेकिन यहाँ पर तो किसी को भी मेरा नाम याद ही नहीं था। सब मुझे चुड़ैल, कामचोर, निकम्मी कहकर ही बुलाते थे। अब तो जैसे मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने की आदत हो गई थी, और इसी तरह मामा मामी और उनके बच्चों की ठोकरों में मैं बड़ी हो गई। एक दिन मेरे मामा जी बीमार पड़े और वह भी चल बसे। अब तो उस घर में मेरी हालत और भी बदतर हो गई थी। मामी अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगी थी। मामी ने अपने 2 बच्चों की शादी कर दी थी। अब मिलने जुलने वाले उन पर मेरी शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, इसलिए उन्होंने एक दिन बहुत ही सादे तरीके से मेरी भी शादी कर दी। यहाँ पर भी मैं मेरी शादी के लिए इसलिए राज़ी हुई थी क्योंकि उन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी। मैं भी खुश थी कि चलो मेरा इस घर से और मामी से तो पीछा छूटेगा, और वे लोग शरीफ ही होंगे जो एक अनाथ लड़की को अपना रहे थे। मुझे इससे ज़्यादा उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे पति इकलौते बेटे हैं और उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छी तरह से गृह प्रवेश हुआ। फिर मुझे एक बड़े कमरे में बेड पर ले जाकर बिठा दिया गया। मैं बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वे आकर मेरा घूंघट उठाएंगे। हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, वे मेरी तारीफ़ें करेंगे। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी कि मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैं संभल कर बैठ गई, और फिर मेरे साथ बेड पर मेरे पति भी आकर बैठ गए और मुझसे बोली कि तुम दिखने में कैसी हो। मैंने कहा आप खुद ही मेरा घूंघट उठा कर देख लीजिए, तो वे हंसने लगे। मैंने पूछा इसमें हंसने की क्या बात है, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हो, आप मेरा घूंघट उठा कर देख सकते हो। एक बार फिर से कमरा उनकी हंसी से गूंज उठा। अब की बार मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा दिया और आश्चर्य से उन्हें देखने लगी, मगर वह तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, बल्कि उनकी नज़रें मेरे बराबर में से होकर जा रही थी। मैंने पूछा आप वहाँ पर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। उन्होंने कहा देखो वैशाली, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं अंधा हूँ? इतना सुनते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने कहा कि अक्षय आप ये क्या कह रहे हैं, आप देख नहीं सकते? आपने मुझे धोखा दिया है और मुझसे धोखे से शादी की है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। तुम्हारी मामी को हमने सब कुछ बता दिया था। उन्होंने हमसे ये कहा था कि वे तुम्हें सब कुछ बता देंगी। मुझे तो यही लगा कि तुम सब कुछ जानकर मुझसे शादी कर रही हो। मैं रोने लगी कि मैं एक अंधे के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अक्षय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाना चाहा कि देखो वैशाली, मेरे कारण तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं बचपन से ही अंधा हूँ और अपने सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मैं रोते रोते सोचने लगी कि मामी ने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर करा है। अगर मैं उनके पास वापस चली भी जाऊं तो उन्हें तो फिर से एक नौकरानी मिल जाएगी। मैं बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। मेरी आंखों में दूर दूर तक भी नींद नहीं थी।
थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो अक्षय भी बेड के कोने पर ही सो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी चूड़ियों की आवाज़ से अक्षय भी जाग गए और मुझे आवाज़ लगाने लगे, वैशाली वैशाली कहाँ हो तुम? मेरी स्टिक तो देखना कहाँ रखी है। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मन में सोचा कि मेरे आने से पहले भी तो अपना काम खुद ही करते थे, अब भी कर लो। मैं वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई और मैं नहा कर बाहर आई तो अक्षय कमरे में नहीं थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और मेरे साथ बैठते हुए बोली, देखो वैशाली, मैंने तुम्हारी मामी से सब सच्चाई बता दी थी। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मेरे बेटे में बस एक ही कमी है, इसके अलावा तो वह हीरा है। पूरा बिजनेस संभाल रखा है, दिखने में भी हैंडसम है। और अब जल्दी से तुम मुझे दादी बना दो, मुझे मेरे घर के लिए वारिस चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने मेरे लिए नाश्ता मंगवाया और अक्षय और उन्होंने भी वहीं बैठकर नाश्ता किया। अक्षय तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए। मैंने अपने ससुराल में घूमकर देखा। काफ़ी बड़ा और आलीशान घर था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहीं पर ही रहूँगी, दोबारा मामी के पास नहीं जाऊँगी। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अक्षय मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके पूछते थे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। एक दिन सुबह ऑफिस जाते समय अक्षय ने कहा कि वह ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, उन्हें आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है और वे चले गए। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे के बाहर टहल रही थी कि अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे कान में धीरे धीरे बोलने लगा कि तुम बहुत सुंदर हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने हाथ के इशारे से कहा कि मुझे बोलना है तो उसने मेरे मुंह पर से हाथ हटाया। मैंने पलट कर देखा तो वह एक नौजवान लड़का था, लेकिन उसने अपने मुंह को एक कपड़े से ढक रखा था। बस उसकी आंखें ही दिख रही थीं। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। जब से तुम इस घर में आई हो मैं तुम्हें अपनी घर की खिड़की से देखता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। उसने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर कल फिर आऊँगा। वह तो चला गया मगर उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। यही तो वे शब्द थे जो मैं सुनना चाहती थी कि मेरी कोई तारीफ़ करे, अपने प्यार का इजहार करे। अगले दिन मुझे उसका इंतज़ार था और पता नहीं कहाँ से अचानक वह मेरे सामने आ गया। मैंने कहा कि तुम कहाँ से आ गए, अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। वे बोला, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ और दीवाने कहीं भी आ जाते हैं। उसकी बातों का नशा मेरे ऊपर चढ़ने लगा था। अब वह कभी भी कहीं से भी अचानक से मेरे सामने आ जाता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अपने मुंह का कपड़ा तो हटाओ। वे बोला, नहीं अभी इसे रहने दो, अभी इसे हटाने का समय नहीं आया है। अब तो मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था, वह मुझे फ़ोन भी कर लेता था। अब अक्षय भी घर वापस आ गए थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर तो बस वह लड़का ही छाया हुआ था। अब वह दिन में किसी भी समय मेरे कमरे में आ जाया करता था। एक दिन सुबह अक्षय ऑफिस जाते समय कह कर गए कि वे रात को देर से आएंगे। मैंने दिन में बात करते समय उस लड़के से ये बात बता दी थी कि मेरे पति आज रात को देर से घर आएंगे। वह रात को मेरे कमरे में आ गया और बातों ही बातों में मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैंने अपना हाथ खींच लिया और उससे बोला कि देखो ये सब गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही उसने अपने मुंह पर से कपड़ा हटा दिया और फिर चेहरा देखते ही मैं गिरते गिरते बची। ये तो मेरे पति अक्षय थे। मैंने तो कभी उन्हें गौर से देखा ही नहीं था। उस दिन मैंने उन आँखों की तरफ देखा, ये वही आँखें थीं जिसमें मैंने अपने लिए प्यार देखा था। अक्षय ने कहा कि हाँ वैशाली,
ये मैं ही हूँ। मैंने उनसे गुस्से में कहा कि ये क्या मजाक है। जब आप देख सकते हो तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अक्षय ने कहा कि आओ यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। ये बात जब की है जब मैं 5 साल का था। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मेरे पिताजी भी अंधे थे। जब मैं छोटा था तो मेरे घर पर एक आदमी आता था जिससे मेरी माँ घंटों घंटों बातें किया करती थी। मेरे पिताजी बाहर जाते थे तो वह आदमी घर में आ जाता था और वे दोनों एक कमरे में बंद हो जाते थे। मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जब मेरे पिताजी को उस आदमी के बारे में पता चला तो वे ये सदमा सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाने से पहले एक वसीयत बना दी थी जिसमें लिखा था कि सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम है और मेरी माँ अगर दूसरी शादी कर लेती है तो उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से मेरी माँ ने उस आदमी से शादी तो नहीं की लेकिन उससे मिलना नहीं छोड़ा। मेरी आंखों की रोशनी तो चली गई थी लेकिन मुझे अपनी माँ और उस आदमी के बोलने की आवाज़ें आती रहती थी। मैं कुछ और बड़ा हुआ और अपना व्यापार संभालने लगा। मैंने अपनी आंखें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाईं। मेरी आंखों में ज़्यादा परेशानी नहीं थी इसलिए एक छोटे से ऑपरेशन से सही हो गई। मैंने अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताई थी कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। जब उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई तो मेरे मन में ये डर हुआ कि मेरी पत्नी भी कहीं मेरी माँ की तरह ही ना हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अंधे बनने का ढोंग किया था। मैं तो बस बुत बनी हुई अक्षय की बातें सुन रही थी। अक्षय मेरा हाथ पकड़कर बोले कि वैशाली मुझे माफ़ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं कि सब औरतें एक सी नहीं होती हैं। तुमने तो उस अजनबी लड़के से उसका नाम तक नहीं पूछा। तुम तो बस उसकी बातों की दीवानी थी। मैं समझ गया था कि शादी की रात भी तुम मुझसे यही सब चाह रही थी कि मैं तुम्हारी सुंदरता की तारीफ़ करूं। मैंने अक्षय से कहा कि आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसे भी हैं मेरे पति हैं। मुझे आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अक्षय ने मुझे गले से लगा लिया और उस रात मुझे ऐसा लगा कि आज ही मेरी शादी की पहली रात है।